वज़ीर-ए-आज़म ओहदे पर कन्विक्शन के बाद भी रह सकते हैं। अगर डिस्क्वालिफिकेशन इनकर हुई हो तो उसके तहत वो एक अलहदा प्रोसेस ही अलहदा। 10 जनवरी के फ़ैसले में ये लिखा है कि जी सारी उम्र के लिए भी वो नाअहल हो सकते हैं और 5 साल के लिए भी नाअहल करार दिए जा सकते हैं। मैं इस बात को ज़ाती तौर पे तस्लीम नहीं करता। जिन जज साहिबान ने सुओ मोटो कंटेम्प्ट का मामला शुरू किया है वो बैठने के नाअहल हैं और ये आईन कहता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिसी मैटर्स में खुशामदीद। बात हुई थी एनआरओ केस से शुरू, उसके बाद बात चली इम्यूनिटी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो उनको मिलती है, लेकिन बात कहाँ आके ठहरी है? बात ठहरी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चार्जेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जो लगे हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि बस अब कुछ दिनों ही की बात है कि वो चार्जेस इन्फोर्स हो जाएंगे, चार्जेस लग जाएंगे। आज हमारे साथ प्रोग्राम में हैं सेनेटर एतजाज़ एहसन साहब, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं, सेनेटर पीपल्स पार्टी के हैं, पीपल्स पार्टी के लीडर हैं और वो लॉयर हैं, एडवोकेट इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के। लोग कहते हैं कि एतजाज़ एहसन साहब ने अपनी पोजीशंस बदली हैं, लोग कहते हैं कि एतजाज़ एहसन साहब के जो मौक्किल हैं वो कोर्ट से निकल के कहीं सियासत अब इस केस पर कर रहे हैं। अब ये आगे आने वाले दिनों में इस केस का फैसला शायद जल्द ही हो और 26 तारीख को अगली हियरिंग है। तो हम एतजाज़ एहसन साहब से पूछते हैं कि आगे आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट क्या करें। एतजाज़ एहसन साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। अच्छा, ये बताइए एतजाज़ साहब कि आपके जो मुवक्किल हैं यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो कोर्ट से निकलकर बाहर अपना केस ज़्यादा लड़ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वीक विकेट पे क्योंकि लीगली थे तो जाके अब सियासी विकेट पर खेल रहे हैं। नहीं, ही इज़ नॉट ऑन अ वीक विकेट। आई थिंक वी हैव हमने इस्टेब्लिश किया है कोर्ट में पहले 2 दिन की हेयरिंग्स में कि ही इज़ ऑन अ स्ट्रॉन्ग विकेट बोथ ऑन द मेरिट्स एंड इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल इशू ऑफ हु कैन हेयर दिस केस। 2 बातें हैं इसमें। पहली बात यह है कि ये किसी के को एहसास नहीं था कि 18वीं तरमीम में जो कि अब अप्रैल 2010 में आई, एक आर्टिकल 10A आ गया है कि कोई सोचा ही नहीं था किसी ने, ना जज साहिबान ने ना वकला ने। वो आर्टिकल 10A बड़ा बुनियादी और बड़ा रेवोल्यूशनरी आर्टिकल है जो रज़ा रबानी की 18वीं तरमीम में आया है और उसके लिए केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है ये। अमूमी लॉ ये है कि कोई भी शख्स जो खुद कंप्लेनेंट है, जो खुद इनिशिएट करता है प्रोसिक्यूशन को, चाहे वो किसी किस्म की प्रोसिक्यूशन हो, वो जज नहीं बन सकता उसी प्रोसिक्यूशन में। इसकी एक एक्सेप्शन थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स लॉ। कंटेम्प्ट में वही जज, एक्सेप्शनली वही जज जो कि इशू करता है शो कॉज नोटिस अज खुद, नॉट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ समबडी, not on the application of the Attorney General or the state, but as खुद suo moto, जो suo moto नोटिस इशू करता है वो भी बैठ सकता था खुद ही अपने मुकदमे पे खुद ही जज। लेकिन आर्टिकल 10A ने एक बुनियादी हक दे दिया है, एक फंडामेंटल राइट इंट्रोड्यूस किया है, जो फंडामेंटल राइट इज़ टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। फेयर ट्रायल के अच्छा एतजाज़ साहब, एक सेकंड, 1 मिनट रुकिएगा। मैं चाह रही हूँ कि आम जो अवाम है सब समझ लें कि आप क्या कह रहे हैं। सीधी सी बात ये, मुझे ये बताइए कि आप क्या फरमा रहे हैं। ये सब जो आपने बातें की उसके तहत आप कह रहे हैं कि इसके नतीजे में जो इस वक्त बेंच है उस बेंच को ये केस नहीं सुनना चाहिए। समझाइए जरा। मुझे अर्ज कर लेने दें ना, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ बुनियादी सी बात कि आर्टिकल 10A से पहले ये कानून था कि कोई जज, कोई शख्स अपने मुकदमे में अपने सुओ मोटो शो कॉज नोटिस दिए हुए ट्रायल पे जज नहीं बैठ सकता। उसके ट्रायल पे जितने सुओ मोटो नोटिस होते हैं जो चीफ जस्टिस साहब के सामने जाते हैं या दूसरे जजेस में, वो सुओ मोटो लेकर उसमें कुछ बुनियादी बातें करके ट्रायल के लिए या अकाउंटेबिलिटी कोर्ट या सेशंस जज को नीचे भेजते हैं या हाई कोर्ट को भेजते हैं। सर, आपकी बात क्लियर है, बहुत क्लियर है। बताइए इस केस में आप क्या कह रहे हैं। अब जरा मुझे अर्ज कर लें दो, अब आर्टिकल 10A ने ये बुनियादी हक, फंडामेंटल राइट क्रिएट कर दिया इन ए फेयर ट्रायल, और कोई एक्सेप्शन नहीं दी, कोई एक्सेप्शन नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स भी एक्सेप्शन नहीं है।
अब इन 7 जज साहिबान ने, जो कि बेहतरीन पाकिस्तान के क्या दुनिया के बेहतरीन जज होंगे, मुझे इससे इस वक्त कोई कलाम नहीं है। व्हेन दे आस्क मी कि डू यू हैव नो कॉन्फिडेंस इन अस, तो मैं कहता हूँ कि ये इशू नहीं है कि कॉन्फिडेंस, पार्टी का कॉन्फिडेंस है कि नहीं है। ये इशू है वेदर यू आर क्वालिफाइड टू बी जजेस इन दिस केस और नॉट। आफ्टर इस अमेंडमेंट के बाद मेरा टोटल कॉन्फिडेंस भी आप में हो, तो आपने चूंकि सुओ मोटो इसको इनिशिएट किया है, इस कंटेम्प्ट को, यू आर लाइक कंप्लेनेंट्स योरसेल्फ, इसलिए आप इस अदालत पे यूसुफ रज़ा गिलानी का केस सुनने, जिसके खिलाफ आपने सुओ मोटो नोटिस जारी किया है, आप ट्रायल नहीं कर सकते। अच्छा इत्तेज़ाज़ साहब, आपकी पोजीशन क्लियर हो गई। ये बताइए कि जो तमाम बेंच पर जजेस हैं, आप उन सब के हवाले से आप ये कह रहे हैं, लेकिन जब पहले रोज ये हियरिंग हुई थी, हम भी वहां थे कोर्ट में, आपने उस वक्त तो ये पोजीशन नहीं ली थी, उस वक्त तो कुछ और पोजीशन। देखें, ये है क्रिमिनल ट्रायल, उस वक्त मेरी और पोजीशन कोई नहीं थी। फौजदारी अदालत में, फौजदारी मुकदमे में मुल्ज़म ने लास्ट बोलना होता है, मुल्ज़म पहले कभी नहीं बोलता। ये दीवानी मुकदमा नहीं है कि एक तरफ से दावा आया, दूसरी तरफ से जवाब दावा आया, उस पर इश्यूज फ्रेम हो गए, पहले उसके बाद एविडेंस हुआ। क्रिमिनल केस में चार्ज होता है, चार्ज के बाद एविडेंस होता है, एविडेंस के बाद मुल्ज़म ने अमेरिका में भी, पाकिस्तान में भी, बरतानिया में भी, इंडिया में भी बाद अपना बयान करना होता है, और अपने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात को उसने बाद में बयान करना। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि ट्रायल शुरू हो गए, इसलिए अब आपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने ले आए। ठीक है, अच्छा ये आपने जो बात की है, ये तो बड़ी, अब इसके दूररस नताइज होंगे। आपने तो बड़ी क्लियरली कह दिया है इत्तेज़ाज़ साहब कि ये जो बेंच है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा अगर ये बेंच इस केस की हियरिंग करेगा, तो और आप, ये तो बड़ी भारी बात है। और मैं आपको इससे ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, इसमें मेरी प्रेफरेंस या जजेस की प्रेफरेंस या प्रोसिक्यूटर अटॉर्नी जनरल की प्रेफरेंस का कोई ताल्लुक नहीं है। वो भले कोई मैं भले समझता हूँ, और इसमें इनमें बड़े डिस्टिंग्विश जजेस बैठे हैं, इन 7 जजेस में से बहुत डिस्टिंग्विश जजेस हैं। मैं ये पर कता नज़र इसके कि मेरी प्रेफरेंस क्या है, मैं इन पे एतराज़ करता हूँ कि नहीं करता हूँ। अगर इन्होंने कह चुके ना, ये देखिए ना इत्तेज़ाज़ साहब, आप इस पे आगे चलते हैं। आपने एक पोजीशन बड़ी तफसील से बयान कर दी कि जी आप ये फरमा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये नहीं बात जायज़ और सही कि ये बेंच केस सुने। अच्छा, केस पे आप 26 को आपकी पेशी है, तो आप क्या कहेंगे जाके? आर यू फिर गोइंग टू टर्न टू द चीफ जस्टिस कि अगर ये जो बेंच है ये आपकी बात नहीं सुनता और वो कहता है नहीं जी हमें बिल्कुल, हम जो कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन है, व्हाट विल हैपन देन? नहीं, अभी तो 10A पर, आर्टिकल 10A जो कि नया इंट्रोड्यूस हुआ है और उसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं, उसकी इबारत के बारे में, उस पर अभी बहस मैं कर रहा हूँ। उस पर मैं जजेस को कायल करने की अभी कोशिश में हूँ। उस पर मैंने नज़ीरें पेश करनी है, प्रेसिडेंट्स पेश करने हैं, दुनिया के प्रेसिडेंट्स पेश करने हैं, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट्स पेश करने हैं, और ये उनमें अर्ज़ करना है कि, और साबित करने की कोशिश करनी है मैंने, कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स ऑर्डिनेंस, और जो 150 साल से कानून है, 150 साल पुराना कानून है कि कंटेम्प्ट में, तौहीन अदालत के मामले में जिस जज की तौहीन हुई हो वही जज खुद ही मुकदमे की समाअत कर सकता है, प्रिजाइड कर सकता है। ये कानून आर्टिकल 10A ने ख़त्म कर दिया है, इसको बदल दिया है। बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात है। नाज़रीन, इस पॉइंट पे हम ब्रेक लेते हैं, और आपने सुन लिया कि एतजाज़ अहसन साहब फरमा रहे हैं, उन्होंने तो बात ही बड़ी, एक तरीके से हम कहेंगे कि एक तरीके से ख़त्म ही कर दी। उन्होंने कहा ये जो बेंच बैठा है इसका तो कॉन्स्टिट्यूशनल हक ही नहीं बनता, जवाज़ ही नहीं बनता कि ये केस सुने प्राइम मिनिस्टर साहब का। तो हम आगे चल के पूछेंगे इनसे कि फिर इसके बाद होगा क्या, और हम इनसे ये भी पूछेंगे कि इनके मुवक्किल केस कोर्ट में कम और बाहर सियासी जगहों पर ज़्यादा लड़ें, क्या वो इनका केस मजबूत करता है या कमज़ोर? ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। 26 को हेयरिंग है अगली प्राइम मिनिस्टर साहब के केस की, जिसके तहत इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लगे हैं। हमारे साथ उनके वकील हैं एतजाज़ एहसन साहब। एतजाज़ एहसन साहब, लोग तो कुछ ये कहते हैं कि जी अडियाला जेल की सफाई हो रही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कहते हैं कि जी मैं चले जाऊंगा अडियाला जेल, कोई मसला नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जो आपके मुवक्किल हैं वो तो कुछ और बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे सज़ा मंजूर है। आप जो उनके लॉयर हैं, आप तो बात ही कोई और कर रहे हैं। तो क्या वो आप की बात सुनते हैं या वो कोई अपनी सियासी तरफ चल पड़े हुए हैं? नहीं, उनके बयानात तो उनके अपने हैं, मेरे मशवरे से नहीं है। पर ये मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर अदालत ने उनको सज़ा दी तो वो अडियाला जेल चले जाएंगे। उनको कोई इसमें तामुल नहीं है और ना ही वो कोई मर्सी पटिशन करेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट को मर्सी पटिशन करना अब 18वीं तरमीम के बाद का सदर जो है वो वज़ीर आज़म के मशवरे का पाबंद है। तो वज़ीर आज़म अपने ही आप को मशवरा दे रहे होंगे कि मुझे माफ़ी दे दो, सदर के सिर्फ दस्तखत होंगे। और इसलिए यूसुफ रज़ा गिलानी पार्डन की पटिशन बिल्कुल नहीं करेंगे। और ये भी मैं आपको बता सकता हूँ बड़ा क्लियरली। और अगर सज़ा हुई तो वो अडियाला जेल भी चले जाएंगे, लेकिन उस पे कि क्या जी जी वो तो बिल्कुल तैयार है अडियाला जेल जाने के लिए। भाई अगर सजा होगी तो तस्लीम करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। यूं कहिए ना तैयार, वो पॉलिटिकल और हीरो बन जाएंगे जाके अडियाला जेल। हीरो बनेंगे या नहीं बनेंगे इसकी ताल्लुक कुछ नहीं है। उनका ख्याल तो यही है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करते हुए इसको इस तरह लीजिए ना। मेरा ख्याल है अब चॉइस भी नहीं है जी। नहीं, चॉइस नहीं होगी तो तस्लीम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करते हुए वो अडियाला जेल चले जाएंगे। पर मेरे मानने के मुताबिक उसके बाद भी वो वज़ीर आज़म रहेंगे जब तक स्पीकर कौमी असम्बली उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं भेजती अंडर आर्टिकल 63 सब आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो बड़ा क्लियर है। और जब तक वो ये होंगे, उनको मेरा ख्याल है नेशनल असम्बली बाय रेजोल्यूशन अंडर रूल 90 बुला भी लेगी असेंबली के सेशन में और अटेंड करने के लिए। अच्छा, ये तो बात की जी जी ये बताएं कि ये खैर देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं आपके मुवक्किल, उन्होंने तो एक सियासी जो अपना फ्रंट है वो बड़ी क्लियरली डिफाइन कर दिया है। उन्होंने एक तरफ वो फरमाते हैं कि मैं जेल चले जाऊंगा, दूसरी तरफ वो फरमाते हैं कि ये तो किसी सूरत जवाज ही नहीं बनता। वो इम्यूनिटी का जो इशू है, आप इस वक्त बात कर रहे हैं आर्टिकल 10A की, जिसके तहत आप कह रहे हैं कि बेंच सुन ही नहीं सकता केस। और प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त जो इम्यूनिटी का क्लॉज है उस पर बहुत क्लियरली उन्होंने एक स्टैंड ले लिया है। नसीम, तो ये नसीम बात यह है कि ये डिफरेंट लेवल्स पे आर्गुमेंट है। एक आर्गुमेंट है जुरिस्डिक्शनल, इख्तियार समात की। वो दरवाजे के बाहर आप खड़े होके कहते हैं ये दरवाज़ा खोल सकते हैं या दरवाज़ा नहीं खोल सकते। एक आर्गुमेंट है दरवाजे के अंदर जब आप चले जाते हैं तो वो मेरिट्स पे आर्गुमेंट होती है। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ अभी दरवाजे के बाहर, दहलीज के बाहर खड़ा हूँ और आर्गुमेंट प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन पे ले रहा हूँ कि आप इसकी समात नहीं फरमा सकते। आपकी ज़ात से कोई तकाजा हो या कोई एतराज़ हो या ना हो, आप बेहतरीन जज साहिबान हो, यकीनन होंगे, लेकिन आप इस केस में चूँकि आपने सुओ मोटो नोटिस लिया है इस केस का, इसलिए इसका ट्रायल नहीं कर सकते। इसकी प्रिलिमिनरी समात आप कर सकते थे। और जितने सुओ मोटो केसेस होते हैं पाकिस्तान में, उनका ट्रायल जाके, जैसे मैंने कहा, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में और सेशंस जजेस के सामने होता है। लेकिन पोजीशन आपने क्लियर कर दी है। लेकिन नहीं, आपने पोजीशन, मेरी बात ज़रा गुजारिश सुने। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है वो मेरिट्स का पॉइंट है। इम्यूनिटी का जो पॉइंट है वो मेरिट्स पे है। वो यानी वो ये तकाजा करता है वो कि इसका फ़ैसला किया जाए कि क्या ख़त, देखें, ख़त लिख देने का मेरा पहले दिन से मौक़िफ़ है, आज भी है कि कोई हर्ज नहीं था अगर लिख दिया जाता, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में अभी भी सुन ले क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में टोटल इम्यूनिटी है। टोटल इम्यूनिटी है स्विट्ज़रलैंड में, टोटल। लेकिन ना लिखने से कोई जुर्म भी नहीं बनता, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में टोटल इम्यूनिटी है हेड ऑफ स्टेट को। सो ख़त लिखने में कोई हर्ज नहीं, पर ख़त ना लिखने में कोई जुर्म नहीं। अब इसी तरह है, अगर मैं कहूँ कि
नहीं, एक सेकंड इजाजत दीजिए इत्तेज़ार साहब, इजाजत दीजिए मुझे। आप कह रहे हैं खत लिखने में कोई जुर्म नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब तो कह रहे हैं खत लिखने में जुर्म है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट करूंगा। आपने गलत मुझे सुना है। मैं कह रहा हूं खत लिखने में हरज कोई नहीं और खत ना लिखने में जुर्म कोई नहीं। ठीक, अच्छा ठीक। मेरा मौकफ सुप्रीम कोर्ट के सामने है, वो तो बेहतर है कि खत लिखने में हरज कोई नहीं था, ये मानता हूं, लेकिन खत ना लिखने, दिस इज लाइक सेइंग कि नसीम मैं कहूं आपसे कि चलिए चल के चाइनीज़ खाना खाते हैं और इसमें कोई हरज नहीं अगर खाना खा लें चाइनीज़, लेकिन अगर ना खाएं तो जुर्म नहीं। दिस इज़ अ कैटेगरी ऑफ एक्शंस। 99% ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो ना करने का जुर्म है, ना करने का जुर्म है। मैं टेलीविजन देखना चाहूँ, मैं ये देखिए, आपने फरमाया इत्तेज़ार साहब, आपने फरमाया कि अगर लिख दें तो कोई हरज नहीं है क्योंकि स्विस कोर्ट्स में टोटल इम्यूनिटी है। मैंने सही सुना आपको? जी बिल्कुल, ये मेरा पुराना मौक़िफ़ है। नहीं, एक सेकंड, इसी पर देखिए। लेकिन अगर आप कह रहे हैं लिखने में हरज नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब तो कह रहे हैं लिखने में बिल्कुल हरज है। लिखने में मैं कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता हूं आर्टिकल 6 के तहत और फांसी होती है उसके तहत। ये उनका व्यू है, मैं अपना व्यू आपको दे रहा हूं कि लिखने में कोई हरज नहीं, पर ना लिखने, इंपॉर्टेंट बात जो मैं अदालत में कर रहा हूं वो ये है कि ना लिखने में कोई जुर्म नहीं है। बहुत शुक्रिया इत्तेज़ार साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस गुफ्तगू को हम जारी रखते हैं। टेक्निकली ये क्या मकसद है, क्या मसले हैं, क्या मसाइल हैं, इसके ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि इस केस का एक और पहलू भी है, वो ये कि अवाम की नज़र में बात इम्यूनिटी की कहाँ तक जायज़ है, नहीं जायज़ है। क्या ये जो अवाम की सोच है वो किसी हद तक सुप्रीम कोर्ट के जो बेंचेस हैं उनको इन्फ्लुएंस कर रही है? कॉन्स्टिट्यूशन एक जगह है, अवाम की सोच दूसरी जगह है, तो क्या ये बात आगे किस तरह से बढ़ सकती है? ब्रेक के बाद हम इस पर गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इत्तेज़ार साहब से नाजरीन हमारी बात हो रही है, वो फरमा रहे थे अभी कि ख़त लिखने के हवाले से वो क्लियर हैं कि लिखने में भी कोई हर्ज नहीं है और ना लिखने में कोई जुर्म नहीं है। इत्तेज़ार साहब, लिखने में हर्ज बस वही है 248 के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं। मैं थोड़ी सी आपको ले जाना चाहती हूँ एक दूसरी तरफ। देखिए, जो जजेस ने जो पोजीशन अपनाई एनआरओ केस के बाद और $60 मिलियन की जो बात करते रहे, चीफ जस्टिस साहब ने भी बहुत सी बातें की, बेंच ने भी, फुल बेंच ने भी बहुत सी बातें की, तो क्या जो अभी आपके मुवक्किल हैं उनका केस उस सोच से भी इन्फ्लुएंस हो रहा है, उस केस की प्रोसीडिंग्स? अभी आप देखिए, दो पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, एक तो बहरहाल जो पार्लियामेंट में हैं और दूसरे जो पार्लियामेंट के बाहर हैं, वो बात वैसी करते हैं जैसी कि पब्लिक के बहुत से लोग करते हैं। अब सुनिए शहबाज शरीफ साहब क्या कहते हैं इस केस के हवाले से और प्राइम मिनिस्टर साहब को क्या वो पैगाम दे रहे हैं, सुनिए क्या कहते हैं। वज़ीर आज़म ने बयान दिया कि मैं कोई चपरासी नहीं हूं। जनाब वज़ीर आज़म, आपसे अपील कर रहा हूं कि खुदा के लिए अली बाबा 40 चोरों का साथ मत दो। और इत्तेज़ार साहब, सुनिए आपके इमरान खान क्या कहते हैं इसी केस के हवाले से कि उनको किस तरह का प्राइम मिनिस्टर चाहिए। हम वो वज़ीर आज़म चाहते हैं जो अवाम का पैसा बचाए, अवाम के चोरी के पैसा जो बाहर बैंकों में पड़ा है उसको ना तहफ़्फ़ुज़ दे। अच्छा इत्तेज़ार साहब, ये आपने सुना दोनों को क्या कह रहे हैं। ये किसी हद तक जो लोग समझ रहे हैं, जो उनको लग रहा है, एक तरीके से ये ज़ुबान खल्क पर यही बात है। अच्छा, और ये बात है एक अखलाकी तौर पे आप कहें, आप उस तरीके से उसको ले जाएं, और दूसरी तरफ एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो बात है कि इम्यूनिटी तो है मौजूद प्रेसिडेंट साहब को। तो ये जो दो मुख्तलिफ पोजीशंस हैं और आपके सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस से जो अवामी बात है, जो अखलाकी बात है, वो बहुत मर्तबा कही गई है। तो अब आप एज अ लॉयर अब आप क्या समझ रहे हैं कि ये बात किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ बहुत क्लियर है, दूसरी तरफ लोगों का जो जज्बात हैं उनकी ये निशानदेही अक्कासी करते हैं। बहुत मोहतरम है मियाँ शहबाज शरीफ भी और इमरान खान भी मेरे लिए, मैं तो इन दोनों की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, नवाज़ शरीफ साहब की भी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन इनको मैं बताना, आपकी वसातत से गुजारिश करना चाहता हूँ कि लोगों का नेशनलिस्ट फर्वर जो है ना, वो जब उजागर होता है कौमियत का, तो वो बड़ा खौफनाक होता है।
और आप देखें इसमें दो प्रिंसिपल्स हैं, एक करप्शन को बिल्कुल ख़ात्मा होना चाहिए, हर जगह ख़ात्मा होना चाहिए, सरकोबी होनी चाहिए और मैं इसके हक़ में हूँ। लेकिन आप ये भी देखें कि गैरतमंद बड़ी कौमें जो हैं जिन्होंने तरक्की की है, जिन्होंने अपनी कौमियत को कौम बनाया है, वो अपने रेमंड डेविस को भी यहाँ छोड़ के नहीं जाती किसी दूसरी अदालत के गैर मुल्की अदालत के सामने। वो उस अमेरिकन सिपाही को भी उठा के ले जाती हैं जिसने 18-19 अफ़गानियों को शहीद किया है। वो वहाँ की अदालत, वो अफ़गान वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ छोड़ के नहीं जाते। जिस रोज़ आपने अपने सदर को, जिसको इम्यूनिटी हासिल है, सदर को एक गैर मुल्की मगरबी इन्वेस्टिगेटिंग मैजिस्ट्रेट के सामने सरनगू कर दिया और दुनिया अपने सरबराहान मुमलिकत को इम्यूनिटी देती है, और सिर्फ तावक्त ये कोई हम ये नहीं मांग रहा है कि आप इम्यूनिटी आसिफ अली जरदारी को दें। आसिफ अली जरदारी की इम्यूनिटी हम बिल्कुल नहीं मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इम्यूनिटी सदर पाकिस्तान को है, वो इत्तफाक से सदर पाकिस्तान है। यहाँ फ़ारूक लगारी होते, इसहाक खान होते, यहाँ रफ़ीक तारड़ होते, उनको इम्यूनिटी थी ता वक्ते कि वो सदर पाकिस्तान के इस दफ्तर और इस ओहदे पे बैठे हैं। जब लोगों ने देखा कि हमारी इस तरह की ज़िल्लत हो रही है कि सदर पाकिस्तान, खा वो कोई भी सदर हो, वो आसिफ जरदारी हो, कल XYZ हो, जब भी उन्होंने देखा कि अमेरिकन तो अपने रेमंड डेविस जो कातिल है, दीदा दलेराना कातिल है, वो उसको भी उठा के और तगो दो करके कि एक शहरी, आम शहरी भी हमारा किसी मुल्क के सुप्रीम कोर्ट में भी जवाब देना हो, और यहाँ हम अपने सदर को, वो कितना बुरा हमें लगता है। नहीं, आपके जज्बात जी एतजाज साहब, आपके जज्बात और जो आपकी बात है वो दोनों में बिल्कुल बहुत सही है, लेकिन इस तरह के जज्बात हर पाकिस्तानी शहरी के लिए होनी चाहिए, हर पाकिस्तानी शहरी की इज्जत। लेकिन मैं सही आप बात नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात जो आप कर रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। जो सदर पाकिस्तान है, सिंबल ऑफ स्टेट है, इसलिए उनकी एक कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन है। तो बात, लेकिन आपने उसका जवाब नहीं दिया कि आप तो इमरान खान साहब और इन पर आ गए शहबाज शरीफ साहब से, क्योंकि हमने तो उनका वो चलाया था एज आर्टिकुलेटिंग जो आम लोगों की एक वही मैं बता रहा हूँ आपको। आप जजेस आम लोगों की राय बदलते देर नहीं लगती, याद रखें। सही कह आम लोगों ने को जब ये कहा गया कि हमारा पाकिस्तान का सदर एक स्विट्ज़रलैंड के एक मैजिस्ट्रेट, मगरबी दुनिया के एक मैजिस्ट्रेट के सामने सरनगू हमने करा दिया उसको, मेरे लाख इख्तलाफ होंगे आसिफ अली जरदारी के साथ, आज भी हैं, कोई ऐसा नहीं है कि मेरे इख्तलाफ नहीं है अपने पार्टी को चेयरपर्सन से, लेकिन मैं इस बात पे आया हूँ इस मुकदमे में कि मैं अदालतों को, जजों को समझा सकूँ, कि गुजारिश कर सकूँ कि, और मैंने जब से मैं आया हूँ मैंने पीपल्स पार्टी की और गवर्नमेंट की जानिब से जो भी रवैया था अदलिया की जानिब, उसमें बड़ा ठहराव लाया हूँ, साइलेंस कराया उसमें। एतजाज साहब देखिए, आपकी बात जो है उससे इख्तलाफ नहीं है हमें, लेकिन आप ही ने बहुत मर्तबा ये भी कहा कि अगर लिख दें तो हरज नहीं है। अच्छा, अगर आप कहते हैं लिख दें और हरज नहीं है, आपने शुरू में कहा और अभी भी आप यही फरमा रहे हैं, तो कुछ तजाद हमें लग रहा है आपकी बात में। आप कहते हैं कि अगर लिख दें तो देखिए, ये जो आपकी पोजीशन है, यही तो बात है। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारा किरदार बदकिस्मती से इस झगड़े में, इस तजाद में, इस तशद्दुद में, इस टकराव में मीडिया क्रिएट कर रहा है, और मीडिया पर्पसफुली क्रिएट कर रहा है। मेरी भी तजाद साहब, हमें तो कोई शौक नहीं कि हम तजाद क्रिएट करें, हम तो आपसे बार बार आपको दावत देते हैं कि आपका चैनल नहीं है, आपका चैनल नहीं है, पर मेरा इशारा किस तरफ है, रूए सुखन किसी की तरफ हो तो रूह स्याह वाली बात है। आप समझ गई हैं मेरा इशारा कहाँ है।
नहीं, लेकिन देखिए ना, हम तो वो बात ही नहीं कर रहे। हम तो आपसे अभी भी आपने फरमाया, अभी भी प्रोग्राम में आपने कहा कि अगर लिख दें तो फिर भी कोई हरज नहीं है, लेकिन ना लिखना जुर्म नहीं है। तो लिख देने से जो अभी आपने बात की कि तज़मीन होती है पाकिस्तान के सदर की, तो वो तो बहुत हरज है। मैं समझता हूं कि कानूनी तौर पे कोई हरज नहीं था, पर सियासी तौर पे हरज है। सियासी तौर पे अब ये तो मेरी अपनी जमात को मशवरा था ना कि भाई लिख दें, झगड़ा ख़त्म करें। ये कौम, ये लोग अगर चाहते हैं, ये अदालतें अगर चाहती हैं, सुप्रीम कोर्ट अगर चाहता ही है तो लिख दो। पर उन्होंने कहा कि हम बवजू नहीं लिखना चाहते, क्योंकि हम अपने सदर को एक मैजिस्ट्रेट के सामने, सदर पाकिस्तान को, वो अच्छा लगे किसी को, बुरा लगे किसी को, वो उसको हम सरनगू नहीं करना चाहते। यूरोप के जी, लेकिन और एतजाज साहब, ये भी शायद देखिए इस मौके पे ये भी तो बड़ा लाजमी है कि जो आपकी आइन की शिक है उसको कोट किया जाए कि आर्टिकल जो है इम्यूनिटी वाला, उसकी वजह से ये कहा जा रहा है ना कि सरनगू नहीं किया जाए, क्योंकि आपकी ये नहीं कि पार्टी या कोई लोग कह रहे हैं कि जी उनके साथ ऐसे नहीं होना चाहिए। आपका आइन भी बहरहाल ये कहता है, ये पोजीशन वाजे है। लेकिन फिर भी सवाल यही उठता है कि पोजीशन अगर वाजे है, जो बात आप कह रहे हैं कि कौम को समझाई जाए, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट नहीं समझता कि आप मुल्क के सदर को सरनगू करें एक और अदलिया के सामने, एक और मुल्क के मजिस्ट्रेट के सामने? नाज़रीन, इस पॉइंट पे हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है नाजरीन इसकी केस की जो प्राइम मिनिस्टर के हवाले से है, और इत्तेज़ाज़ साहब ने हमें कह दिया बड़ी क्लियरली कि कुछ तकनीकी हैं चीज़ें, टेक्निकल यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, और कुछ और उन्होंने इश्यूज रेज किए, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को कंटेम्प्ट का चार्ज नहीं लग सकता। लेकिन गुफ्तगू अब हमारी चल पड़ी है इस तरफ कि इम्यूनिटी प्रेसिडेंट साहब को हासिल है या नहीं है, और ये भी कि एक तरफ अगर पाकिस्तान की अवाम ये कहती है कि 60 मिलियन वापस लाए जाएं, अब वो सही है गलत है, हमारे प्रोग्राम्स में तो बहुत से लोग कहते हैं कि 60 रुपए भी वापस नहीं आएंगे, बहरहाल वो एक और बात है। लेकिन आम लोग ये कहते हैं 60 मिलियन अगर डॉलर्स बाहर हैं तो वापस आने चाहिए। इत्तेज़ाज़ साहब कहते हैं कि 60 मिलियन डॉलर की बात नहीं है, ये मुल्क की वक़ार की बात है, आइन की पासदारी की बात है। इत्तेज़ाज़ साहब, ये चीज़ें क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं समझता? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब आवाज़ उठी इस पर बहुत मरतबा, और चीफ जस्टिस बिल शमूल, बात हुई 60 मिलियन डॉलर को वापस लाने की। देखो नसीम, पहली तो बात यह है कि 60 मिलियन आज तक साबित नहीं हुए कि 60 मिलियन है कि नहीं है, पर इसमें मैं बहस में नहीं पड़ता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए 60 मिलियन है भी, मैं ये कहता हूँ कि उसमें ये साबित नहीं हुआ, कौन सी अदालत ने केस साबित हुआ है कि वो आसिफ अली जरदारी के हैं। पर चलिए ये भी मान लिया, किसी अदालत में गो साबित नहीं हुआ, ना स्विट्ज़रलैंड में ना यहाँ अभी तक, कि ये आसिफ अली जरदारी के हैं। लेकिन मान लिया आसिफ अली जरदारी के हैं, मान लिया 60 मिलियन है, दोनों बातें बिल्कुल मुतनाज़िया हैं, पर मान लिया। मैं बहस के लिए मैं झगड़ा इसमें नहीं पड़ता हूँ। आसिफ अली जरदारी के 60 मिलियन डॉलर बाहर पड़े हैं। इस वक्त आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान है, आइन के तहत वो मुंतखब हुए हैं, अब वो उस कुर्सी पे बैठ गए हैं, उस ओहदे को इस्तिस्ना है। ये 60 मिलियन डॉलर और ये ख़त जिस रोज़, अच्छा नहीं, ये तो बताइए ना कि जजेस क्या कर रहे हैं। जस्ट अ मिनट, सुप्रीम कोर्ट नहीं समझता ये। भाई जस्ट 1 मिनट, जस्ट गिव मी, लेट मी कंप्लीट द सेंटेंस एटलीस्ट। जिस रोज़ वो सदर नहीं होंगे उसके 7 दिन के अंदर अंदर हम ये कमिटमेंट देने को तैयार हैं ऑन बिहाफ ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, ये ख़त लिखा जाएगा। अब जब तक वो सदर हैं, वो 60 मिलियन डॉलर पे उन लोगों को हाथ डालने के लिए आपको अपने सदर को एक गैर मुल्की अदालत के सामने सरनगू करना पड़ेगा, जबकि उनके तमाम मुकदमावार और को अक्यूज जो हैं वो पाकिस्तान की अदालतों में आज तक बरी हो चुके हैं इन्हीं मुकदमात में, इसी 60 मिलियन डॉलर के केस में। पर बहरहाल कता नज़र बरियत के नहीं, आपने बात तो बहुत बड़ी कर दी, बात तो आपने बहुत बड़ी कर दी। आप कह रहे हैं कि आप कमिटमेंट देते हैं, कोर्ट को देंगे कि 7 दिनों के अंदर अंदर फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पे कि अगर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी सदर न रहे तो 7 दिनों के अंदर अंदर ख़त लिख दिया जाएगा। लेकिन मैं वापस, देखिए इत्तेज़ाज़ साहब, सवाल बार बार हमारे जहन में वही आता है कि आपके बेंचेस पर बैठे तमाम जजेस हैं, एनआरओ केस पे फुल बेंच था,
तो क्या इतनी बात जो जाहिर है बात कि इम्यूनिटी का क्लॉज है, तो फिर बात इम्यूनिटी के क्लॉज से हटके जो एक वो अवामी जज्बात है और जो एक मॉरल इशू यकीनन है पैसे वापस लाने का, उस तरफ क्यों निकल पड़ा है कोर्ट? देखो, मैं इंशाअल्लाह ताला मुझे कभी यकीन है कि मैं इन जज साहिबान को भी कायल कर लूँगा, क्योंकि मेरे दलाइल जो हैं वो ठोस हैं। एक दलील ये है जो पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, जो मेरी प्रेफरेंस और मेरी तरजीह और मेरी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं है कि बेंच चाहे मेरी ख्वाहिश के मुताबिक ही बना हुआ हो, लेकिन ये बेंच आर्टिकल 10A के इजरा के बाद अब ये इस केस को नहीं सुन सकता। ये एक जबर है आइन का, मेरा इसमें प्रेफरेंस नहीं है, मेरी कोई क्रिटिसिज्म, मेरी कोई क्रिटिसिज्म जजों के खिलाफ नहीं है, आप कह चुके हैं जी, आप कह चुके हैं, कोई एहतजाज नहीं है। अब दूसरी बात ये है कि मेरिट्स पे ये स्विट्ज़रलैंड में इम्यूनिटी है और उसकी वजह से ये केस नहीं चल सकता। तीसरी बात ये है कि मेरिट्स पे ही वज़ीर आज़म के पास जब ये केस गया सितंबर 2010 में, ये रिकॉर्ड की बात है, ये एविडेंस की बात है, जब यूसुफ रज़ा गिलानी के पास ये सिफारिश गई समरी में कि इस वजह से ख़त नहीं लिखा जा सकता क्योंकि आसिफ ज़रदारी सदर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने इससे इस मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ करते हुए अगला जुमला लिखा, अटॉर्नी जनरल और लॉ सेक्रेटरी को हिदायत की अगले जुमले में कि वो सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दें गवर्नमेंट की पोजीशन से। ये सितंबर 2010 से जनवरी 2012 तक, पूरा 2011 सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को स्टे कर दिया हुआ था और इस केस में कोई कवायफ मांगे ही नहीं। जहाँ तक वज़ीर आज़म का ताल्लुक़ था, अगर वो तौहीन अदालत करना चाहते या कर रहे होते वो क्यों लिखते। अच्छा इत्तेज़ाज़ साहब, ज़रा एक स्पेसिफिक बात बताइए कि 2010 में जब प्राइम मिनिस्टर ने वो नोटिफाई किया है, उस पर नोटेशन थी कि आप बता दें कि फेडरल गवर्नमेंट की पोजीशन क्या है, तो फेडरल गवर्नमेंट की पोजीशन उस वक्त बड़ी क्लियर थी कि इम्यूनिटी हासिल है प्रेसिडेंट को, इसलिए ख़त नहीं लिखेंगे। क्या ये पोजीशन सुप्रीम कोर्ट को इन राइटिंग कन्वे किसी ने की थी उस वक्त या नहीं? वज़ीर आज़म ने 23 सितंबर 2010 को हुक्म दिया अटॉर्नी जनरल को, जो कि इस वक्त प्रोसिक्यूट कर रहे हैं वज़ीर आज़म को। सितम ज़रीफ़ी ये है कि वो प्रोसिक्यूटर हैं, उनको हुक्म दिया और लॉ सेक्रेटरी को हुक्म दिया, जिन्होंने गवाही देने से इज्तनाब किया है, गुरेज़ किया है शहादत देने में, और वो शहादत देने को तैयार नहीं हुए, वज़ीर आज़म के लिए अदालत में पेश होने के लिए तैयार नहीं हुए। पर सितम ज़रीफ़ी ये है कि दिन 2 अफराद को, असहाब को ये फ़र्ज़ मामूर किया गया कि वो सुप्रीम कोर्ट को बता दें जाके। उन्होंने 1.5 साल, सवा साल ना सुप्रीम कोर्ट को बताया ना वज़ीर आज़म को बताया। और वज़ीर आज़म, अच्छा चलिए इत्तेज़ाज़ साहब, देखिए ना, इन अ सेंस वो इसलिए भी रेलेवेंट नहीं है क्योंकि ये इस सुप्रीम कोर्ट ने जो इस वक्त बेंच है, उन्होंने ये कहा जी आप ख़त अभी भी लिख दें तो हम ये जो चार्ज है इसको विड्रॉ कर देंगे। मुझे ये बताइए कि ये आप इस बेंच से अब तवक्को क्या रखते हैं? आपने तो उनको आर्टिकल 10A इन्वोक करके कहा है कि आप ये केस ही नहीं सुन सकते, तो आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट क्या करें? मैं नहीं कह सकता हूँ आप क्या एक्सपेक्ट करें, क्योंकि मेरी पेशीन गोई गलत हो सकती है, पर मैं ये तवक्को करता हूँ, मैं ये एतमाद रखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट आइन की आर्टिकल 10A के तहत पहले तो इस बेंच के जजेस इस बात को साहिब समझेंगे कि 10 अलिफ ने आके 2010 में 150 साल पुराना कानून जो है उसको इनकलाबी तौर पे तब्दील कर दिया है, और अब तौहीन अदालत में भी केस को वो जज नहीं सुन सकते जिन्होंने खुद जिन्होंने सुओ मोटो नोटिस लिया हो, एप्लीकेशन पे नहीं, जो सुओ मोटो पे जिन्होंने नोटिस लिया हो। और दूसरा, अगर वो, अच्छा इत्तेज़ाज़ साहब, ये बताइए सुओ मोटो पे जो इस वक्त चीफ जस्टिस साहब या और जजेस लेते हैं नोटिस, तो अब क्या ये इन्होंने एक बना लिया है प्रैक्टिस के सुओ मोटो नोटिस लेके खुद ये केस नहीं सुनते? हमारा ख्याल था कि अभी भी ये हो रहा है। नहीं सुनते हैं,
प्रिलिमिनरी मैटर सुनते हैं चीफ जस्टिस। अच्छा, ट्रायल पे नहीं जाते। चीफ जस्टिस साहब का एहसान है इस मुल्क पर कि उन्होंने करेक्टिव जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल की है, करेक्टिव इस्लाह करने के लिए। कोई नीचे ट्रायल चल रहा है, उसमें इस्लाह करने पे किया चीफ जस्टिस साहब ने। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, ये बताइए कि अगर ये चीफ जस्टिस साहब ने ट्रायल कोई नहीं किया सुओ मोटो केस में। सही, आगे जी क्लियर होगी बात। अगर 10A की जो आप उसको इन्वोक कर रहे हैं, अगर आपकी ये प्ली ये बेंच नहीं मानता, तो क्या आप केस के दौरान ही आप कर सकते हैं, इसके खिलाफ पिटिशन कर सकते हैं, आप चीफ जस्टिस के पास जा सकते हैं? आपके पास क्या फिर इस वक्त ऑप्शन होगी? नहीं, फिर तो मेरा ख्याल है ज़्यादा इम्कान है कि वज़ीर आज़म को सज़ा होगी। अगर ये बात नहीं मानते तो ज़्यादा इम्कान है, मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बरी भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपके पास अपील का ऑप्शन नहीं है ऑन 10A। ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये फैसला, हतमी फैसला जो सज़ा का है और फैसला बेंच में को सुनने का, ये एक ही फैसला करेंगे। अगर तो 2 फैसले करते हैं, पहले बेंच के रखने का और फिर दूसरा, तो फिर तो अपील का इम्कान हो सकेगा, अपील का आपके पास होगा मौका। बहुत शुक्रिया एतजाज साहब हमारे से बात करने का। नाज़रीन, हमने चाहा कि जो इस वक्त सूरत हाल है वो आपके सामने हम पेश कर दें। लगता तो ये एतजाज साहब की बातों से कि अभी कोई फैसला फौरी तौर पे शायद आने नहीं वाला, तो अगले दिनों में, हफ्तों में ये ट्रायल जारी रहेगी और हम इस पर नज़र रखेंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।